नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको डेली पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाएगी। और वहां अपना पीडीएफ जो है डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और साथ ही साथ कोशिश करिए, जैसा कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, कोई भी सिंगल सेक्शन मिस नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग में, डेली मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास चलती है। तो आइए आते हैं अपनी क्लास पे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करो दोस्तों। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला है, ठीक है, प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर, ठीक है, जो सेना से संबंधित धरोहर है, ठीक है, उसको एक तरीके से उसकी प्रदर्शनी लगाने के लिए, उसका एग्जीबिशन लगाने के लिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। और ये कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने, ठीक है, नई दिल्ली में जो कि मनाया जा रहा है प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव, उसका उन्होंने उद्घाटन किया, उसकी शुरुआत किया, ठीक है। ये 2 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा और इस उद्देश्य, ये जो उत्सव है प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव, इसका उद्देश्य क्या है, संवाद कला, नृत्य, नाटक, कथा वाचन, प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य सांस्कृतिक और धरोहर की ओर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे, ठीक है, जो इस समारोह को हमारे सैन्य इतिहास और धरोहर तथा 21वीं सदी में सशस्त्र बलों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने संबंधित चर्चा का एक महत्वपूर्ण आयोजन बनाना है, ठीक है। आयोजन के दौरान देखा जाए दोस्तों तो सुरक्षा, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में भारत और विश्व से जुड़े समकालीन मुद्दों पर भी चर्चा की गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जब ये जो है धरोहर, ये जो उत्सव मनाया जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो ये प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसी दौरान देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, इस उत्सव के दौरान यानी कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दौरान इन्होंने एक प्रोजेक्ट, ठीक है, उद्भव, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उद्भव, और उद्भव का अर्थ क्या है दोस्तों, उत्पत्ति, यानी कि हमारे राष्ट्र के जो पुराने धर्म ग्रंथ और लेखों को स्वीकार करता है। अगर ये प्रोजेक्ट दोस्तों, ये जितने भी हमारे पुराने जो धर्म ग्रंथ थे, जो लेख थे, उनको ये स्वीकार करता है, जो सदियों पुराने, बहुत सालों पुराने हैं और हमारे गहन ज्ञान इसमें शामिल है और आधुनिक सैन्य रणनीतियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो एक तरीके से जो हमारे प्राचीन जो लेख हैं दोस्तों, जो प्राचीन ज्ञान है, उन प्राचीन ज्ञान का वर्तमान की स्थिति को देखते हुए उनका लाभ उठाना, आधुनिक सैन्य रणनीतियों में उनको किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा सके, ठीक है, उसका गहन एक तरीके से उन प्राचीन ग्रंथों को शामिल करना, इस उद्देश्य से प्रोजेक्ट उद्भव को, ठीक है, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है उद्देश्य क्या, आधुनिक सुरक्षा, देखिए बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, जो आधुनिक सुरक्षा चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करना। तो वर्तमान में जो सैन्यों के सामने, यानी कि जो सुरक्षा चुनौतियां हैं लोगों के सामने, ठीक है, देश के सामने, उसको निपटने के लिए हमारे समकालीन जो अभी वर्तमान की जो सैन्य प्रथा है, उसके साथ साथ जो हमारे प्राचीन प्रथाएं रही हैं उनका भी इस्तेमाल करना, बेसिकली ये उद्देश्य है। और लॉन्च के दौरान जब ये उत्सव जो है लॉन्च किया जा रहा था यहाँ पे रक्षा मंत्री जी के द्वारा, तो उस अवसर पे देखा जाए कौन कौन उपस्थित थे, तो थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख जो है एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, ठीक है, और नौसेना के जो उप प्रमुख है वाइस एडमिरल SJ सिंह, ठीक है, एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू, भारत सरकार के एकीकृत सेवा संस्थान के महानिदेशक मेजर जनरल VK शर्मा और अन्य जो है गणमान्य व्यक्ति उस समय वहां पे उपस्थित थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये गांधी बुनकर जहाँ पे देखा जाए तो बुनकर मेला देखा जाए तो ये मेला जो है कोलकाता में जो है आयोजित किया गया है।
तो यहाँ पे जो है ये केंद्रीय मंत्रालय की, ये केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की ये पहल है और इसी पहल के तहत जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी, ठीक है, गांधी बुनकर मेला का जो आयोजन किया गया है ये कोलकाता में किया गया है। इस प्रदर्शनी की बात करें दोस्तों तो इसका जो उद्देश्य है ये देश भर में जो खादी वस्त्र है उन खादी वस्त्रों की मार्केटिंग को बढ़ाना, यानी कि उसका प्रचार प्रसार करना, साथ ही साथ खादी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि पैदा करना, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा खादी जो वस्त्र है उसको खरीदें, इसके प्रति लोगों की रुचि पैदा करना भी ये बेसिकली इस गांधी बुनकर मेला का उद्देश्य है। यहाँ जो है इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों वो मंत्रालय के बुनकर सेवा केंद्र के तकनीकी अधीक्षक है जिनका नाम है NS पटेल, ठीक है, उन्होंने जो है ढाकुरिया के, ठीक है, मंजूषा भवन में इस मेले का उद्घाटन किया और ये मेला दोस्तों 31 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है बात करते पश्चिम बंगाल के गवर्नर के द्वारा, ठीक है, एक प्रतिष्ठित जिसका नाम है दोस्तों दुर्गा भारत, ठीक है, सम्मान उसका जो है प्रतिष्ठित किया गया। तो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार है जिनका नाम है पंडित, ठीक है, अजय चक्रवर्ती, उनको जो है पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, श्री वी आनंद बोस, उनके द्वारा जो है उनको दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसे किया गया है दोस्तों? तो ये हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक है जिनका नाम है पंडित अजय चक्रवर्ती, ठीक है। यहाँ पे जो ये पुरस्कार है किस लिए दिया गया? तो संगीत की दुनिया में जो उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है उस योगदान को प्रमाणित करता है और भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में उनके अमूल्य जो है भूमिका को मान्यता देता है। अगर हम दुर्गा भारत सम्मान की दोस्तों बात करें तो यह, ठीक है, यह पुरस्कार जो है शास्त्रीय संगीत की मनमोहक दुनिया से लेकर शैक्षिक संस्थाओं की ऊंचाइयों, अंतरिक्ष अन्वेषण और समुद्री इंजीनियरिंग तक विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के उत्सव को दर्शाता है, ठीक है। तो हर क्षेत्र में बेसिकली देखा जाए ये दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार, ठीक है, दिया जाता है, पश्चिम बंगाल की तरफ से दिया गया है, ठीक है, राज्यपाल VR आनंद बोस के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ अन्य हमारा प्रश्न है, ये भी पुरस्कार से संबंधित है दोस्तों, कि निम्न में से किस संस्था को हाल ही में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? तो किस संस्था को मिला है दोस्तों? ये मिला है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पे ए है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को देखा जाए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सहित जो है अपनी शीर्ष रैंकिंग वाले स्थिरता पहलों के लिए इसे प्रतिष्ठित राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किसे मिला है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को मिला है। ये जो है यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अंकटाड यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने स्थिरता रिपोर्टिंग के योगदान के लिए 8वें विश्व निवेश मंच के दौरान जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया है किसे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को। ये जो है एक तरीके से इसके इस संस्था के प्रयास का उद्देश्य क्या है? प्रयासों का उद्देश्य भारत में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ रेखांकित करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल ही में देखिए यूरोपीय जो संघ है उसके शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। किसे किया गया है? तो अगर आपको याद होगा दोस्तों 2022 की बात है, ईरान में जो पुलिस हिरासत में एक, ठीक है, महिला थी कुर्द, ठीक है, कुर्द ईरानी महिला जिनका नाम है महसा अमीनी, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था और हिरासत के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है, जो है महसा अमीनी जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चूंकि ध्यान रखिएगा वहां पे ईरान के, ठीक है, हेड स्कार्फ जो कि वहां पे अनिवार्य कानून है, यानी कि सर पे जो स्कार्फ बांधने वाला अनिवार्य कानून है, ठीक है, उसका उन्होंने क्या किया था? एक तरीके से कहा जाता है कि उन्होंने वो स्कार्फ नहीं बांधा था जिसकी वजह से, ठीक है, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और हिरासत में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे गिरफ्तार किए जाने में अमीनी की मृत्यु हो जाती है और इसके चलते वहां पे जो महिलाओं के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन के देखिए नारा क्या था? वुमेन लाइफ लिबर्टी, इस नारा जो है दिया गया। और चूंकि इनके बाद ही ये चीजें हुई थी, इसलिए देखा जाए तो यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है, मानवाधिकार पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे बात करें यूरोपीय जो संघ पुरस्कार है, देखिए इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, सोवियत डिसिडेंट एंड, ठीक है, आंद्रोई सेखावरोव, ठीक है, सखारोव पुरस्कार से भी जाना जाता है। और ये देखा जाए 1988 में मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले व्यक्तियों
और जो या फिर समूहों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो इसे देखा जाए 1988 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये किसके नाम पर किया गया था दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, एक नोबेल पुरस्कार, ठीक है, शांति पुरस्कार विजेता थे साखारोव, उन्हीं के नाम पे, जिनका निधन 1980 में हो गया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये साखारोव पुरस्कार को स्थापित किया गया था 1988 में। ठीक है, जो कि जो लोग मानवाधिकार की रक्षा के लिए या फिर मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं, उनके संघर्षों को जो है सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है, निम्न में से किस शहर में 1 महीने का औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है? किस शहर में दोस्तों किया गया है? तो देखिए, प्रदूषण से बहुत ज्यादा लड़ता है कौन? नई दिल्ली। स्पेशली जब ठंड आती है तो आगे सरकार के द्वारा, ठीक है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। उसी में से भी देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी में, ठीक है, औद्योगिक प्रदूषण, ध्यान रखिएगा, जो उद्योगों से, जो इंडस्ट्री से जो धुएं निकलते हैं, उनसे जो प्रदूषण होता है, उससे निपटने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है दोस्तों गोपाल राय, उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है। दोस्तों इस अभियान की बात करें तो ये 20 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये 20 नवंबर तक चलेगा। पूरे 1 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। और ये जो निर्णय लिया गया है, ये दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त बैठक में लिया गया है। ठीक है, अभियान जो है प्रदूषण स्तर का आकलन और नियंत्रण करने के लिए दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों की बारीकी से निगरानी करेगा और अधिकारी जो है खाली भूखंडों में कचरा डंप करने और औद्योगिक रक्षों में इसे, ठीक है, क्षेत्रों में इसे जलाने की प्रथा पर नजर रखेंगे, क्योंकि यह वायु प्रदूषण में योगदान देता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय राजधानी में जो औद्योगिक प्रदूषण है उससे निपटने के लिए इस औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष में भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करना है? तो किस वर्ष जो है भारत सरकार जो है भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी? तो ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, ठीक है, 2024 तक। तो भारत सरकार दोस्तों 2024 तक जो है भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देखा जाए उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों के सहयोग से अगले साल, ठीक है, अगले साल यानी कि 2024 में इसकी स्थापना करेगा। कौन करेगा दोस्तों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अनुसंधान सुविधा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में बनाया जाएगा, यानी कि पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे सरकार यानी कि सार्वजनिक के साथ साथ जो ये निजी क्षेत्र है वो मिल करके जो है इस जो है प्रौद्योगिकी, इस रिसर्च सेंटर को स्थापित करेंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर आर&डी ठीक है टेमेटी द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर पर रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मंत्रालय ने यह घोषणा किया है। और यह संस्था जो है सेमीकंडक्टर में भारत की बढ़ती क्षमताओं में, ठीक है, एक संस्था होगा। चलिए आप मुझे बताइए कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। इसी के साथ साथ एक और भी निर्णय लिया गया 2024 की ही बात है दोस्तों कि ये जो भारत का कपड़ा उद्योग और उद्योग निकाय के साथ साझेदारी में, ठीक है, यहाँ पे जो भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो है ये भारत टेक्स 2024 की मेजबानी भारत का जो कपड़ा उद्योग और उद्योग निकायों की साझेदारी में करने जा रहा है। ठीक है, और जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम माना जाता है। ठीक है, ये टेक्स 2024 मेजबानी कौन करने जा रहा है दोस्तों? भारत करने जा रहा है। भारत में देखा जाए कपड़ा उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। यहाँ पे जो है नई दिल्ली में, ठीक है, इसका आयोजन किया जाएगा। इस मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, फरवरी में किया जाएगा, जो कि 26 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक चलेगा। और यह मेगा प्रदर्शनी नवाचार सहयोग, मेक इन इंडिया लोकाचार द्वारा चिन्हित एक वैश्विक कपड़ा महाशक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ठीक है, तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेटा है 2024 से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष संस्था ने अबॉर्ड मिशन 1 मिशन का परीक्षण किया है? तो अबॉर्ड मिशन 1 प्रशिक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष संस्था यानी कि इसरो के द्वारा किया गया है। और दोस्तों जैसा कि इसरो का प्लान है 2025 तक, ठीक है, यहाँ पे जो है गगनयान मिशन लॉन्च करने का, जो कि क्या है, जो देखा जाए तो मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। तो जैसा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने रॉकेट गगनयान की आपदा की स्थिति में
अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में यात्री जाएंगे दोस्तों, अगर कोई आपदा आ जाती है तो उस दौरान जो है यात्रियों को सुरक्षित किस तरीके से निकाला जाए, इसके लिए जो है इसरो ने देखा जाए तो एक, ठीक है, मिशन लॉन्च किया है, मिशन का परीक्षण किया जो कि सफल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गगनयान की आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया है। किसने? इसरो ने किया है। इसरो ने देखा जाए दोस्तों श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू मॉडल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे 2025 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की तैयारी करने के तौर पर इसरो ने अबॉर्ड मिशन, ठीक है, ठीक है, मिशन 1 मिशन का परीक्षण किया है, ठीक है। अगले साल देखा जाए इसरो जो है ये मानव रहित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मिशन है उसको पूरा करने के उद्देश्य में है, ठीक है, लक्ष्य में यहाँ पे प्रयास में है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित लैंडिंग होना चाहिए, अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाव और क्रू मॉडल का परीक्षण करना। तो एबॉर्ट मिशन जो है, जो कि इसरो के द्वारा सफल जो है प्रदर्शन किया गया, इसका मिलती उद्देश्य यही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पुरातत्वविदों ने किस राज्य में अलुपा राजवंश से जुड़े एक दुर्लभ शिलालेख की खोज किया है? तो अलुपा राजवंश से जुड़े एक दुर्लभ शिलालेख की खोज किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने, कहाँ किया गया है? तो ये जो है कर्नाटक, करेक्ट आंसर इज सी है, कर्नाटक में, ठीक है। तो पुरातत्वविदों ने कर्नाटक के मंगलूर के पास, ठीक है, सोमेश्वर में, ध्यान रखिएगा, मंगलूर के पास जो है सोमेश्वर में, जो वहां पे एक पुरातात्विक अन्वेषण के दौरान, ठीक है, वहां पे अलुपा राजवंश से जुड़े एक दुर्लभ शिलालेख की खोज की है, ठीक है। शिलालेख जो है वो अलुप्पा, जो कि वहां पे एक क्षेत्र दोस्तों, कर्नाटक के जो ये जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है दोस्तों, वहां पे अलुप्पा राजवंश का शासन था। और अलुप्पा राजवंश का ये पहला रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसकी खोज अभी की गई, जिसमें एक राजा की मृत्यु की घोषणा की गई है और सीरी पंथ से संबंधित शब्दों का भी उल्लेख किया गया। सीरी पंथ से शब्द जैसे कि सीरी, दलिया और चतरा, ठीक है। यहाँ पे बात करें सीली की बात करें तो ये तुलु लोगों के संरक्षक देवता थे, ठीक है। तुलु लोग इस क्षेत्र में रहते थे। तुलुआ इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में सोमेश्वर शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। एक सोमेश्वर का शिलालेख है जो हमें तुलुआ इतिहास के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में बताता है। यहाँ पे कुलशेखर अलोपेंद्र के सम्मान में संरचना के निर्माण के लिए केशव नामक व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है। यह जो शिलालेख है, एक शिलालेख में देखा जाए अलोपेंद्र प्रथम की मृत्यु की घोषणा की गई है। कुलशेखर, ठीक है, अलोपेंद्र प्रथम दक्षिण केनरा के अलुप्पा राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। मंगलूर के कुलशेखर नामक एक नए शहर की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार थे। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने जो मंदिर में प्रशासन चलाए थे दोस्तों, जो मंदिर प्रशासन के लिए जो उन्होंने सख्त नियम कानून बनाए थे, वो आज भी वहां के मंदिरों में बहुत शक्ति से पालन किए जाते हैं, ठीक है, तुलु शासक के द्वारा। यह देखा जब मंगलूर और बरकुरु दोनों राजधानियों पर शासन करते हुए तुलु भाषा और संस्कृत को शाही संरक्षण देने वाले पहले शासक थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टैटिक्स जी के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, अलुपा राजवंश, क्योंकि यहाँ पे जो है अलुपा राजवंश के बारे में जानकारी देने वाला ये शिलालेख मिला है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो है राजा की मृत्यु की घोषणा करने वाला जो है ऐसा शिलालेख अलुपा राजवंश का ये पहला शिलालेख है जिसमें राजा की मृत्यु की घोषणा की गई, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिफेंस से रिलेटेड है कि प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टिल्थ विध्वंसक इम्फाल किसे सौंपा गया है? तो ये प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, 15B के तहत है ये, ठीक है, तीसरा विध्वंसक है, इम्फाल नाम है। तो ये सौंपा गया है दोस्तों भारतीय नौसेना को सौंपा गया, करेक्ट आंसर इज ए है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल, ठीक है, इम्फाल का ये तीसरा स्टिल्थ विध्वंसक है, जिसे अभी हाल ही में देखा जाए मुंबई के मझगांव डाक से, ठीक है, डाक से बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किसे सौंपा गया है? तो ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण किया गया है दोस्तों, इसका निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है। और इसकी कुल लंबाई देखिए 164 मीटर है। और अगर हम इसके वजन की बात करें तो ये जो है यहाँ पे 7,500 टन से अधिक का इसका विस्थापन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यह डिस्ट्रॉयर जो है देश में निर्मित सबसे बड़े, ठीक है, देश में निर्मित सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर में से एक है। और चूंकि ये तीसरा है, यह जहाज जो है एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। देखिए ये विशेषताएं बता रहा है इम्फाल के बारे में, जो कि समुद्री युद्ध के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों और मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। अगर हम प्रोजेक्ट 15B की बात करें दोस्तों, तो ये पहला युद्धपोत है, ठीक है। इसके तहत जो पहला युद्धपोत था दोस्तों, उसका नाम है विशाखापट्टनम। चूंकि इम्फाल तीसरा है तो 2 इसके पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। तो यहाँ पे जो पहला युद्धपोत है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम है, जो कि 21
21 नवंबर 2021 को जो है तब से जो है इसको संचालित किया जा रहा है। दूसरा युद्धपोत दोस्तों देखा जाए तो मारमागुआ है, जो कि 18 दिसंबर 2022 को संचालित किया गया था। और तीसरा युद्धपोत को अब जो है भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तीसरा युद्धपोत कौन सा है? इम्फाल है। वही देखा जाए चौथा जो युद्धपोत है सूरत, ठीक है, जिसको जो है वो निर्माणाधीन है, यानी कि उसको निर्माण की प्रक्रिया 17 मई 2022 से शुरू कर दी गई थी और हो सकता है वो अगली साल जो है भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 15B के तहत पहला युद्धपोत विशाखा है, दूसरा युद्धपोत मारमागुआ है, तीसरा अभी इम्फाल है और चौथा सूरत है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अपने आप में। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया। ध्यान रखिए कि इस पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कदम दोस्तों उठाया गया जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर में जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उनकी पहचान के लिए, ठीक है, जो है उनकी पहचान के लिए, यानी कि जो विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा। और ये पैनल जो है जो 1 जनवरी 2011 से, ध्यान रखें टाइम है कि 1 जनवरी 2011 से जो जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी लोग हैं उनकी क्या करेगा, ये पहचान करेगा। इस पैनल का लक्ष्य क्या है दोस्तों, किनकी पहचान करना शामिल है? तो देखिए रोहिंग्या जो मुसलमान है, बांग्लादेश के जो विदेशी नागरिक हैं, कश्मीर में रह रहे जो आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के परिवार हैं, उनकी पहचान करना है। और इस पैनल की दोस्तों जो अध्यक्षता की गई है यह एक 6 सदस्यीय पैनल है और इसकी जो अध्यक्षता की गई है वो वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव RK गोयल के द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ध्यान रखिएगा ये पैनल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है जापान, ठीक है, जापान। तो यहाँ पे बात करें अपतटीय, ठीक है, जापान की समुद्री बल सेवा ने, ठीक है, समुद्री बल सेना ने, यहाँ पे सेवा ने एक अपतटीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का परीक्षण किया है, जो कि काफी सफल रहा। और इसके साथ ही देखा जाए जापान ने जो है समुद्री रेलगन प्रौद्योगिकी में, ठीक है, अग्रणी के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया है। और साथ में ध्यान रखिएगा ये पहली बार है कि कोई देश किसी अपतटीय प्लेटफॉर्म से रेलगन लॉन्च करने में सफल रहा है। तो ठीक है, रेलगन, और रेलगन होता क्या है दोस्तों? रेलगन जो की बात करें तो ये एक अत्याधुनिक विद्युत चुंबकीय हथियार होता है जिसे देखा जाए अविश्वसनीय रूप से उच्च वेग पर प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था और जो लगभग देखा जाए मैक 7 की गति तक पहुंचता है, जो ध्वनि की गति से 7 गुना अधिक है। यह जो है तकनीकी जहाज, मिसाइलों और विमानों सहित विभिन्न वस्तुओं को निशाना बनाने में सक्षम है। तो ये भी ध्यान रखिएगा रेलगन तकनीकी है क्या। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों कौन बन गया है? तो ये जापान बन गया। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। बात कर लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। हमारा आज का पहला फैक्ट्स ऑफ द डे है कि बांग्लादेश के बाद 2023 में लिम्फेटिक फाइलेरोसिस को खत्म करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो बांग्लादेश में भी खत्म हुआ, उसके बाद लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में जो है यहाँ पे लिम्फेटिक फाइलेरोसिस खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज 2 देशों को जोड़ता है, किन 2 देशों को? तो भारत और नेपाल, इंपॉर्टेंट है। महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। HP ने भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है, किसे किया है? तो इप्सिता दास गुप्ता को। वही प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, किसे? मोहम्मद शमी को नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।